दो जनरेशन के बीच में इतना बदलाव आया कि मैं प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों से मिलता हूँ या मिलता था, और जिस घर में रहता था वो किसी राजमहल से कम नहीं था। तो केवल 2 पीढ़ियों में फूस के घर से अगर हम उस तरह के राजमहल में आते हैं तो इसके पीछे केवल और केवल शिक्षा का हाथ है। बहुत सिंपल सा प्लान है, प्लान बहुत सिंपल है, एग्जीक्यूशन बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। 2 दियारा पटना के आसपास है, एक राघोपुर का और दूसरा दीघा के पास का, पता नहीं नाम किस नाम से जानते हैं। दोनों दियारा इतने बड़े बड़े हैं साइज में कि उसमें पूरा न्यूयॉर्क शहर समा जाए, पूरा न्यूयॉर्क शहर। और अगर सही से प्लानिंग किया जाए तो बिहार के बगल में गंगा नदी की गोद में 2 ऐसे बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन टाउन द्वीप की तरह खड़े किए जा सकते हैं जिसका कोई सानी नहीं है, जिसका कोई सानी नहीं है। जब मैं यूक्रेन में था तो एम्बेसडर होते हुए, राजदूत होते हुए मैं वहाँ एम्बेसी में संस्कृत के क्लास किया करता था। यूक्रेनियन जनता को मैं संस्कृत पढ़ाया करता था। और सरप्राइजिंगली हमने जब इसका एडवर्टाइजमेंट किया वहाँ लोकल पेपर्स में तो सोचा कि कितने लोग आएंगे, शायद 20, 25, 50 लोग इंटरेस्टेड होंगे संस्कृत में। पहली क्लास के दिन 800 लोग आए थे। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाते हैं जो एक बिहार के छोटे से गांव से निकले, नेतरहाट में इन्होंने पढ़ाई की जो आज के समय में झारखंड में है। इसके बाद इन्होंने आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई की, आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया, यूक्रेन के जामपोरिज्या स्टेट ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटी से इन्होंने मानद डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। ये आईएफएस रहे, यूपीएससी पास करके कई देशों में, जिसमें यूक्रेन, बेलारूस, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ते ये सब शामिल है, यहाँ पर भारत के राजदूत के रूप में रहे। अब वर्तमान में ये राजनीति से जुड़ गए हैं, जनसुराज पार्टी में काम कर रहे हैं। जनसुराज में शामिल होकर इन्होंने एक नया मुकाम स्थापित करने का प्रयास या निर्णय लिया है। तो आज इन्हीं के साथ बातचीत होगी हमारे इस पॉडकास्ट में। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सर जो आपसे है हमारा कि आपने इंडोनेशिया में, यूक्रेन में, बेलारूस में, न जाने कितने देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इनमें से सबसे ज्यादा मजेदार और अनोखा अनुभव जो यादगार रह गया वो कौन सा रहा? मैंने 8 अलग अलग देशों में लगभग 3 साढ़े 3 साल की अवधि गुजारी है, और हर देश की एक अपनी खासियत होती है, चाहे वो ईरान हो, टर्की हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, हॉलैंड हो। इन सारे देशों में अपनी अपनी खासियत और अच्छी बातें होती हैं जिसको हमने पसंद किया, लेकिन बिना किसी हिचक के मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो पोस्टिंग इंडोनेशिया में थी वो विशेष साबित हुई। उसके कई कारण हैं। एक तो ये कि इंडोनेशिया हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। उसके अलावा वहाँ पे एक बहुत अच्छी वाइब्रेंट इंडियन कम्युनिटी रहती है जो बहुत बड़ी है। इंडियन कम्युनिटी को वहाँ लोग रिस्पेक्ट से देखते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन मेरे साथ जो सबसे बड़ी घटना हुई वो थी G20 की समिट, जिसमें मुझे एक बहुत अलग तरह का एक्सपीरियंस हुआ। प्रधानमंत्री जी के साथ साथ 13 अलग अलग मंत्रियों ने वहां पर शिरकत की, जिनकी मेजबानी करने का सौभाग्य मुझे मिला।
यह एक बहुत ही विशेष पोस्टिंग थी मेरे लिए इंडोनेशिया की। सर इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि आपने भारत का जो है प्रतिनिधित्व किया वहाँ पर और इतने सारे लोगों को आपने जो है वहाँ पर इस तरीके से एक व्यवस्था बनाई, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई सर आपको। धन्यवाद। दूसरा चीज ये है सर कि आप अभी के वर्तमान जो विदेश नीति भारतीय है इसको आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से भारतीय विदेश नीति की अपनी खास मजबूतियां हैं और उसमें देश की जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अगर देश दुनिया में मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखता है तो हमारी विदेश नीति उससे बहुत गहरे ढंग से जुड़ी हुई होती है और विदेश नीति पर उसका असर पड़ता है। आज भारत को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में या अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में नकारा नहीं जा सकता, इसे छोड़ा नहीं जा सकता और भारत की बात कोई भी देश टाल नहीं सकता। सुनना तो जरूरी हो जाता है। ये हमारे विदेश नीति की सबसे बड़ी खासियत है आज के दिन। इसमें एक प्रश्न सर अभी बहुत विश्व के बाजार में चल रहा है कि हम ब्रिक्स में भी हैं और एक अच्छी भूमिका में है और क्वाड में भी है जी। तो इस दोनों को भारत बैलेंस कैसे कर रहा है? एक तरफ अमेरिका को, एक तरफ चाइना को, दोनों को बैलेंस कैसे कर रहा है? इतना ही नहीं, ब्रिक्स में हमारे साथ केवल चाइना ही नहीं, रशिया भी है और ये सारे संगठन अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और उनके लिए बनाए गए हैं। ब्रिक्स का जो सिद्धांत है वो क्वाड के सिद्धांत से बिल्कुल अलग है। तो क्वाड जिस रीजन में काम करता है, जिस काम के लिए उसे पैदा किया गया है, उसमें भारत, यूएस और ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर काम कर रहा है, जबकि ब्रिक्स का एरिया जो है वो एक अलग दायरे में काम करता है जिसे इंटरनेशनल तरीके से देखा जाता है और उसका असर होता है। आज जैसा आप जानते हैं दुनिया में तरह तरह के मल्टीलैटरल, बहुत सारे देशों को मिलाकर मल्टीलैटरल ग्रुप बने हुए हैं। हर ग्रुप अपना अपना अपनी अपनी छाप छोड़ता है इंटरनेशनल पॉलिसीज पे, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स पे। मुझे लगता है कि भारत इन सारे प्रेशर्स को अच्छे से हैंडल करने में सक्षम है। एक प्रश्न और सर जो वर्तमान में बहुत चर्चा में है वो है अफगानिस्तान को लेकर। अफगानिस्तान हमारे लिए एक हमेशा से जो है एक अलग ही विषय रहा है और उसमें आप देख रहे हैं कि तालिबान अभी शासन में है। हमें एक वक्त में तालिबान से जैसे नफरत से थी, हम तालिबान को कभी सपोर्ट नहीं किया या हमारी धारा नहीं है सपोर्ट करने। अभी ऐसी परिस्थिति बन रही है कि तालिबान का विरोध अभी ये पाकिस्तान से हो चुका है। तो क्या इस परिस्थिति में भारत को तालिबान को मान्यता दे देनी चाहिए या भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए अफगानिस्तान पे? ये आपसे नहीं, आपने तो बहुत सारी बातें कह ही दी हैं। तालिबान और अफगानिस्तान आज के संदर्भ में कूटनीतिक जगह है। भारत जैसे देश को अफगानिस्तान से कैसे संबंध रखने चाहिए, ये किसी और देश के अफगानिस्तान से संबंध से बिल्कुल इतर देखा जाना चाहिए। उसका कारण ये है, आप अमेरिका या रूस और किसी भी यूरोपियन देश की बात करें तो उनके लिए अफगानिस्तान एक बहुत दूर कहीं बैठा हुआ कोई देश है। भारत के लिए ये हमारा बिल्कुल पड़ोसी देश है। तो हमारी जो गणना होगी, हमारी जो कूटनीति होगी, वो इस बात से ज्यादा प्रभावित होगी
कि हम अपने एक पड़ोसी देश के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उनके साथ संबंध रखते हैं। और मुझे लगता है कि जैसा कि कूटनीति का अपना स्वभाव होता है, किसी भी देश के साथ हमारे कूटनीतिक संबंध कभी भी स्टैटिक नहीं होते, मतलब स्थिर नहीं होते हैं, वो बदलते रहते हैं। समय, परिस्थिति और काल के हिसाब से ये बदलते रहते हैं। और अफगानिस्तान के साथ भी यही हुआ। अफगानिस्तान हमारा एक बहुत अच्छा मित्र हुआ करता था। जो 1996 के बाद जो चेंजेस आए उसमें बहुत सारे बदलाव आए। फिर जब ये बदला 2002 और 2004 के बाद, तो एक बहुत अच्छी दोस्ती निकलकर सामने आई। मुझे लगता है कि ये एक ट्रांजिटरी फेज है जिसमें भारत को अपनी कूटनीतिक संबंधों को अफगानिस्तान के साथ बैलेंस में रखने की जरूरत है। भविष्य की बात कौन जानता है। सर, आप मधुबनी के खिरहर गांव से निकलकर विदेश तक पहुंच गए। अगर कोई बिहारी नौजवान, जब आप 90 में भी आ गए, बिहारी नौजवान आपसे पूछे कि वो अपना सपना कैसे पूरा करे, तो आप इतने दिनों की यात्रा में क्या समझे हैं इस चीज को, या एक व्यक्ति को जो अपनी यात्रा? मैं ये कई बार बताता रहता हूँ लोगों को कि मेरे दादाजी गांव में एक फूस के घर में रहते थे। मिट्टी की दीवार होती थी, फूस का घर होता था। 2 जनरेशन के बीच में इतना बदलाव आया कि मैं प्रधानमंत्री, दूसरे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों से मिलता हूँ या मिलता था, और जिस घर में रहता था वो किसी राजमहल से कम नहीं था। तो केवल 2 पीढ़ियों में फूस के घर से अगर हम उस तरह के राजमहल में आते हैं, तो इसके पीछे केवल और केवल शिक्षा का हाथ है। तो बिहार में जिन जिन युवाओं को मुझसे कुछ सुनने को मिलेगा, मैं तो एकमात्र सुझाव यही दूंगा, शिक्षा को अपना हथियार बना लो। अगर आपने शिक्षा को अपना सही हथियार बनाकर उसका इस्तेमाल करना सीख लिया, तो जिंदगी कहां से कहां बदल सकती है, उसका एक उदाहरण मैं। आपने शिक्षा की बात की सर, जो आज की वर्तमान शिक्षा है, जो एजुकेशन है, क्या वह एजुकेशन काफी है हमारे युवाओं के लिए उस जगह तक पहुंचाने के लिए, या आपके नजर से कुछ एजुकेशन में बदलाव होने चाहिए, और होने चाहिए तो कौन कौन से बदलाव? बिहार में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, गांव का सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल हो, या फिर उसके बाद चले तो कॉलेजेस हो, प्रोफेशनल कॉलेजेस हो, हर जगह शिक्षा अपने निम्नतम स्तर पर है। कहने को तो बिहारी लोग आज देश और विदेश में बड़े बड़े पदों पर हैं। कई सारे हजारों IAS, IPS और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज बिहार से आते हैं। लेकिन ध्यान दिया जाए तो ये लोग बिहारी केवल नाम के हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई मुख्यतः और कंपटीशन की तैयारियां मुख्यतः बिहार से बाहर हुई हैं। जो बिहार से बाहर नहीं जा पाया वो कभी अच्छा नहीं कर पाया। इसीलिए बिहार में माता पिता और सब लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे को जल्दी से जल्दी बिहार से बाहर भेजा जाए, जिससे उसकी जिंदगी सुधर जाए। ये बदलना होगा। अगर हमें बिहार में लोगों को अच्छी शिक्षा देना है, तो यहाँ स्कूलों से शुरू करके हायर लेवल तक के विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस को एक अच्छी शिक्षा की जगह बनानी पड़ेगी। और इसमें बहुत मूल बात छोटी सी है, और वो है भ्रष्टाचार। चाहे आप शिक्षकों की हालत देख लें स्कूलों में, जैसे शिक्षक भर्ती किए जाते हैं, या तो स्थान रिक्त होते हैं या शिक्षकों को भर्ती किया जाता है। स्कूलों की अपनी व्यवस्था,
कॉलेजेस में जाइए तो जिस तरह से यूनिवर्सिटीज में कुलपतियों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है और सारा डिसीजन मंत्री और विधायकों के प्रेशर के अंतर्गत लिया जाता है, ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को सही करना बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये एक ऐसा विषय है जिसको कि ध्यान देकर जनता को समझना चाहिए। जो व्यवस्था आज है या जो 35 सालों से बिहार में रह चुकी है, किसी ने 15 साल काम किया, किसी ने 20 साल काम किया, इस पूरे दौरान शिक्षा व्यवस्था बिहार में नीचे और नीचे और नीचे जाती चली गई है। अगर इन सारे दलों और नेताओं के पास कोई नीति होती जिससे शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती तो शायद वो अब तक कर चुके होते। चूंकि उनके पास कोई ऐसी नीति नहीं है, इसीलिए बिहार की व्यवस्था को आगे अगर अच्छा होना है तो इन दलों से तो संभव नहीं है। और इसीलिए हम बार बार जनता से कहते हैं, अगर आपको अपने बच्चों की भविष्य की चिंता है, उनकी शिक्षा, उनके रोजगार की चिंता है, तो इन दलों से जिन्होंने आपके ऊपर पहले राज किया हुआ है, कई बार वादे करके धोखा दिया हुआ है, उनके वश की बात नहीं है। अगर आपको इसे बदलना है तो एक नया विकल्प ढूंढना होगा और वो नया विकल्प जन स्वराज के साथ के तरह से आपके सामने है। अच्छा सर, एक चीज जो आपसे पूछना है कि शिक्षा का मॉडल जो नहीं कर पाए, आपके दिमाग में ऐसा कौन सा मॉडल है शिक्षा का जिसके माध्यम से यह पूरी व्यवस्था को बदली जा सके? सबसे पहले जो हमने वादा किया हुआ है, हमारी सरकार बनने के इमीडिएटली बाद बिहार के हर बच्चे को, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, चाहे गांव में रहता हो, कस्बों में रहता हो, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मुफ्त मुहैया करवाई जाएगी। अगर उस बच्चे के घर के पास का सरकारी स्कूल अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसे पास के प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिया जाएगा, जिसका खर्चा सरकार देगी। ये तो हुआ प्राइमरी स्कूल। उसी तरह से प्राइमरी स्कूल की ही बात अगर करें आगे, तो जन स्वराज की सरकार हर साल हर प्रखंड में एक ऐसा विद्यालय शुरू करेगी जो नेतरहाट विद्यालय के स्टैंडर्ड का होगा। नेतरहाट केवल एक स्टैंडर्ड है जहां अच्छी शिक्षा मिलती थी। तो मान लीजिए एक साल में 534 विद्यालय, हर प्रखंड में एक विद्यालय बन गया। दूसरे साल फिर से उसी प्रखंड में, उन्हीं प्रखंडों में एक और विद्यालय बनाया जाएगा। मतलब हर साल एक विद्यालय ऐड कर दिया जाएगा। 5 साल के दौरान हर विद्यालय में 5 ऐसे स्कूल हो जाएंगे और इन स्कूलों में जो हॉस्टल्स होंगे उनमें ऐसे दलित समुदाय के और अति पिछड़े समुदाय के या माइनॉरिटीज के बच्चे रखे जाएंगे जिनके परिवार में दशकों से, पीढ़ियों से कभी शिक्षा आई नहीं। होता यह है आज कि आप किसी भी दलित के बच्चे को गांव में स्कूल में डाल दें, उसे कपड़े दे दें, स्कूल का बस्ता दे दें, किताब कॉपी दे दें, वो एक दिन पढ़ा, खाना वाना खाया, एक दिन पढ़ा, वापस आया, घर आकर दूसरे दिन न तो उसका ड्रेस पहनने लायक होता है, न उसकी कॉपी किताब बची रहती है, क्योंकि घर में पढ़ाई का वातावरण रहा ही नहीं। तो ऐसे बच्चों को कम से कम 5 साल अपने वातावरण से हटाकर किसी हॉस्टल में डाल दिया जाए, जहां से वो 5 साल तक निकलेगा नहीं। उसके माता पिता से मिलना हो तो माता पिता को वहां लाकर ले जाया जाएगा, मिलकर वो वापस आएंगे। 5 साल के बाद ये बच्चा जब घर वापस जाएगा तो वो अपने माता पिता को भी समझाएगा कि शिक्षा का मतलब क्या है, उन्हें कैसे रहना चाहिए, क्या होना चाहिए घर में। घर की पूरी व्यवस्था बदल जाएगी और इससे समाज में जो बदलाव आएगा वो अकल्पनीय है। ठीक इसी तरह विश्वविद्यालयों में जिस दिन जन स्वराज की सरकार बनी
शिक्षा मंत्री इतना ईमानदार होगा कि भ्रष्टाचार का नामो निशान किसी भी विश्वविद्यालय से मिटा दिया जाएगा। आज की तरह नहीं कि शिक्षा मंत्री खुद सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये अगर हटा दिया जाए तो देखिए कैसे पलक झपकते 6 महीने के अंदर सारी की सारी व्यवस्था सही ढंग से काम करने लगती है। अच्छा सर, ये बताइए कि आप तो विदेशों में रहे, आपने कहा कि इतने अच्छे माहौल में रहे, इसके बाद आप बिहार की सियासत में लिट्टी चोखा खाने क्यों आ गए? आप तो जिंदगी जी सकते हैं। जी, जिंदगी भर हमने बिहार से बाहर तो रहे, लेकिन जिंदगी भर हमने ये सपना देखा कि एक दिन बिहार बदलेगा। जब हम विदेशों में रहते थे और वहां से होम लीव पर बिहार आते थे तो मन में कसक होती थी कि जैसा हम वहां देखते हैं वैसा यहाँ क्यों नहीं हो सकता। समय बदला, साल बदले, अब होता है बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, वहां जाकर देखते हैं, वापस बिहार आते हैं तो मन में ये कसक होती है कि बिहार और पटना कब बैंगलोर की तरह बनेगा, कब पुणे की तरह बनेगा, कब हैदराबाद की तरह बनेगा। ये सपना, ये कसक थी जो दिल में हमेशा थी। और हम जानते थे कि इन राजनीतिक दलों के साथ जो शासन कर चुके हैं उनके पास तो ऐसी कोई नीति नहीं है जिससे कि बिहार में बदलाव आए। जब प्रशांत जी से मुलाकात हुई और इस पर चर्चा हुई तो लगा कि जो सपना हम देखते थे, जो तरीके हम सोचते थे बिहार को बदलने के, उस पर तो एक आदमी ऑलरेडी काम करने लगा है। तो इसके साथ मिलकर इस काम में कंधा क्यों नहीं डाला जाए, इसकी मदद क्यों नहीं की जाए। केवल ये कारण था कि हम राजनीति में आए। हम तो अभी भी अपने आप को राजनीतिक नेता नहीं मानते, हम तो अपने आप को बिहार के बदलने के एक सोर्स मात्र मानते हैं। बिहार में बदलाव आए तो हम धन्य हो जाएंगे, हमारा ये सारा काम सफल हो जाएगा। हम यहाँ शासन करने नहीं आए हैं, हमें शासन से, राजनीति से, नेतागिरी से कोई मतलब नहीं। हम जब शासन में आएंगे तब भी शायद हम जश्न नहीं मनाएंगे। जश्न तो हम उस दिन मनाएंगे जिस दिन कोई गांव का आदमी आकर हमसे मिले और कहे कि सर, हम दाखिल खारिज कराने गए थे अपने गांव, अपने जमीन का, वहां किसी ने एक पैसा नहीं मांगा, इतनी आसानी से दाखिल खारिज हो गया। हम अपनी बीवी को लेकर अस्पताल गए थे, कितने अच्छे डॉक्टर थे, कितने अच्छे से उन्होंने इलाज किया, एक पैसा नहीं लगा। जिस दिन गांव का आदमी आकर हमसे ये एक बात कहेगा, उस दिन हम जश्न मनाएंगे कि बिहार का बदलाव शुरू हो गया है। ब्यूरोक्रेट्स रहते हुए कब दिमाग में आया कि राजनीति में भी जाना है? कभी नहीं आया। राजनीति में तो कभी हम ना, कभी दिमाग में था, न कभी रहे, न आज भी है। हम तो बिहार के बदलाव को लाने वाले एक सैनिक हैं। अब उसमें जो भी रोल हमें आप दे दें, कह दें, उसको हम मान लेते हैं, लेकिन हम अपने आप को राजनीति में आया हुआ नहीं मानते हैं। बिहार को बदलने की मुहिम में हाथ बटाने आए। अच्छा, जब स्वराज पार्टी अगर अच्छा सीट लाती है, किस पद की ख्वाहिश है? मुझको किसी पद की ख्वाहिश नहीं। अगर हमें कोई ऐसा काम कर दिया जाए, दे दिया जाए, जिसमें हमारे जैसे किसी आदमी की जरूरत हो, जो मन की शुद्धता के साथ काम करना चाहता है और बिहार में बदलाव का सपना देखकर आया है, मैं उस काम को करने के लिए तैयार हूं। जो भी काम दिया जाए, जिसमें भी हमारे पास बहुत सारी ख्याल हैं, योजनाएं हैं, प्लान्स हैं। बिहार में बाढ़ कैसे रोका जाए, बिहार में प्रगति कैसे, पटना में एक इंडस्ट्रियल टाउन कैसे बनाया जाए, बहुत सारे आइडियाज हैं। उनको कार्यान्वित करने के लिए कोई अप्रोप्रिएट चीज, जगह हमें दे दी जाए, हम उसमें खुश रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप प्रशांत जी के साथ आए, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा। प्रशांत जी की खासियत ये है कि ये इतना ज्यादा फोकस अपने काम के प्रति रखते हैं कि ऐसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। उस फोकस को लेकर
जिस काम को ठान लिया उसके बाद उसके अलावा न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न आंधी देखते हैं, न पानी देखते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है और ऐसा ही आदमी चाहिए। अगर उसका मन शुद्ध हो तो वही आदमी बिहार को बदल सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं बदल सकता। आखिर अगर कोई ऐसा आदमी नहीं होता और बिहार के बदलाव की कोई मुहिम नहीं शुरू होती तो बिहार जैसा 40 सालों में था अगले 100 साल तक वैसा ही घिसट घिसट कर चलता रहेगा। कोई बदलाव संभव नहीं होगा क्योंकि किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक नेता में वो कुवत ही नहीं है, वो मादा ही नहीं है कि बिहार को बदलने की वो कोशिश भी कर सके। तो एक कोशिश हुई है एक ऐसे आदमी के द्वारा जो एक जिद में एक्सट्रीम फोकस्ड माइंड के साथ बिहार को बदलने में लगा है। हम लोग उसकी सहायता कर रहे हैं। कुछ लोग जो है उनको सेकंड केजरीवाल भी मान रहे हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? उसमें बहुत सारे फर्क हैं, लोगों को समझना चाहिए। केजरीवाल एक क्रांति की उपज थे, अन्ना हजारे की क्रांति से वो निकल कर आए थे। यहां कोई क्रांति नहीं चल रही, यहां एक अभियान चल रहा है। अभियान क्या है? बिहार की 13 करोड़ जनता में ये बात फैलाना, ये बात उनको समझाना कि इतने सालों से कम 2 या 3 पीढ़ियों से तुमको राजनीतिक नेता और राजनीतिक दल धोखा देते आ रहे हैं, उस धोखे को समझो। ये सिखाना, ये बताना, ये रियलाइज करना ही जन स्वराज पार्टी का अभियान है और कुछ नहीं। जिस दिन बिहार की जनता ये जान गई कि उनके साथ कैसा धोखा हुआ है और ये समझ गई कि अगली बार धोखा नहीं खाएंगे, हमारा काम पूरा हो गया। उसके बाद वो एक विकल्प ढूंढे। अगर उनको लगता है कि जन स्वराज पार्टी वैसा विकल्प है तो वो हमारे साथ आए, लेकिन हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। पहले वो समझें कि उनके साथ क्या धोखा हो रहा है और अगर वो नहीं संभले तो आगे क्या धोखा होगा। इसको समझना और समझाना ही जन स्वराज पार्टी का अभियान है। ये कोई क्रांति नहीं है। हम कोई डंडा लेकर और तलवार लेकर नहीं निकले हैं कि शासन बदल देंगे। हम शासन बदलने नहीं आए हैं, क्योंकि शासन बदलने के बाद अगर हमारे नेता भी भ्रष्टाचारी निकले तो फिर बिहार कैसे बदलेगा? बिहार को बदलना है तो सबसे पहले हमारे नेतागण, हमारे विधायक भ्रष्टाचार से मुक्त हों, ये जरूरी है। आपके इस जन स्वराज के झंडे पे मैंने देखा कि गांधी और अंबेडकर दोनों की तस्वीर लगी है। अगर बिहारियों की समस्या को हल करना है और आपके सामने ये दोनों लोग ऑप्शन है और दोनों लोगों से आपके पार्टी को सलाह लेनी, एक सलाह क्या लेना चाहेंगे आप गांधी और अंबेडकर? सलाह लेना नहीं चाहेंगे, हमने सलाह ले ली है। गांधी और अंबेडकर से सलाह ले ली है। और आप अगर अभी तक के मेरे पूरे वक्तव्य को देखें, अभी तक जो हो चुका है उसमें केवल 2 ही बातें सामने आई हैं, शिक्षा का महत्व और मन की शुद्धता। मन की शुद्धता गांधी बताते हैं और शिक्षा का महत्व अंबेडकर बताते हैं। तो हमें तो बस उनसे सलाह मिल चुकी है, अब हम उस रास्ते पर आगे चल रहे हैं। अच्छा, बिहारी लोग कहते हैं कि बिहारी का अपना एक स्वैग है। इस स्वैग से आप क्या अर्थ निकालते हैं और इसे जन स्वराज कैसे देखती है बिहारियों के स्वैग? मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि अभी जिसको हम बिहारी स्वैग मानते हैं वो एक्चुअली बिहार की कमियों को छिपाने का एक प्रयास रहता है। कैसे बिहार की कमियों को छिपाकर आइदर इसे कॉमेडी का रूप दिया जाए या इसे छिपाया जाए किसी भी तरह से। बिहार का असली स्वैग तो अभी आना बाकी है।
बिहार का असली स्वैग तो तब आएगा जब पूरे देश में युवा लोग चाहेंगे कि बिहार में आकर हमको रोजगार मिले। पूरे देश में सब्जियां बिहार से रेफ्रिजरेटेड वैन के थ्रू पहुंचे। कहीं भी अगर बिहार से सब्जी जाना बंद हो जाए तो लोगों में हाहाकार मच जाए। तब जो स्वैग आएगा वो असली बिहारी स्वैग होगा। आपने पूरी तरह से स्वैग का मायने ही बदल दिया अपने विचारों से। खैर, ये कहा जाता है कि बिहार की जो सियासत है वो लिट्टी चोखा की तरह है, जिसमें जाति का मसाला और महागठबंधन का तड़का लगा है। आप विदेशों में बड़े बड़े नेताओं को मैनेज किए, बिहार के सियासत में इस लिट्टी चोखा को कैसे देखते हैं जो जाति और महागठबंधन का तड़का है? लिट्टी चोखा, फिर से मैं कहूंगा, लिट्टी चोखा से बिहार की सियासत को मिलाकर लोग नेतागण लोगों के मन को भटका रहे हैं। वो राजनीति और विकास का जो हमारा बिहार में मुहिम होना चाहिए उसे छोटा कर रहे हैं। वो जैसे नीतीश कुमार जी कहते हैं ना कि मुंबई में अगर बिहारी जाना बंद हो जाए तो वहां की इकोनॉमी ठप हो जाएगी। ये कोई गर्व करने की बात है? ये तो शर्म की बात है। उसी तरह से बिहार की राजनीति को अगर आप लिट्टी चोखे से कंपेयर करेंगे तो ये बिहार के लिए शर्म की बात है। इसीलिए बिहार में लोग आगे प्रगति करने से बचते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई तरीका नहीं है। उनको समझ में नहीं आता है कि बिहार का विकास कैसे होगा, तो वो तरह तरह के सिमिली देते हैं, कॉमेडी बनाते हैं, लिट्टी चोखा से इसको ये करते हैं, मिलाते हैं। अगर बिहार में सचमुच बदलाव लाना है, बिहार में सचमुच बदलाव लाना है, तो यही लिट्टी चोखा जिस दिन गूरमे डिश बनकर 5 स्टार होटल में 500 रुपए के 2 पीस बनकर बेचा जाएगा, उस दिन बिहारी स्वैग और बिहार की राजनीति विकसित हो जाएगी, बिहार में बदलाव आ जाएगा। अच्छा, ये बताइए सर कि आप ये जो अभी जातिगत जनगणना हुई है, इसे जन सुराज कैसे देखते हैं और आप व्यक्तिगत रूप से कैसे देखते हैं, दोनों को? जन सुराज इसे एक सोचा समझा हुआ प्लान मानती है, जिससे कि सरकार बिहार में अप्रवासी बिहारियों को परेशान करके इस आने वाले चुनावों से वंचित रखना चाहती है। जिस तरह के कंडीशंस लगाए गए हैं उसको पूरी करने के लिए बिहार के उन अप्रवासी लोगों को जो विभिन्न राज्यों में काम करने जा गए हैं या पढ़ रहे हैं, उनको समय निकाल कर बिहार आना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करना पड़ेगा, और बहुत सारे लोगों के लिए यह संभव नहीं होगा। हम लोग जन स्वराज पार्टी से अभी निर्वाचन आयोग में भी जाकर मिले थे बिहार में, पटना में, लेकिन उन्होंने भी केवल अपनी नीतियों का, अपने एक्ट्स के की आड़ लेकर जो तीखे सवाल थे उसके जवाब देने से बचते रहे। मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग को पॉलिटिसाइज करके उससे गलत काम करवाया जा रहा है। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैं भी यही सोचता हूं कि निर्वाचन आयोग को 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, उसमें जो वोटर लिस्ट थी उसमें केवल नए एडिशन करने चाहिए, जो नहीं रहे उनका डिलीशन करना चाहिए, और उस बेसिस पे नया वोटर लिस्ट बनाकर बिहार में इलेक्शन करवाना चाहिए। अच्छा सर, आपको आपके गांव में लोग राजदूत साहब कहते हैं, क्या चाहिए?
नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि गाँव में बहुत सारे लोग समझते भी हैं कि राजदूत क्या होता है। वो कप्तान साहब जानेंगे या डीएम साहब जानेंगे, लेकिन राजदूत साहब कह के बहुत कम लोग समझेंगे। अच्छा, अगर समाज आपको मुख्यमंत्री कहकर बुलाए, हुँ। कैसा फील करेंगे? अम, मुझे नहीं मालूम कि मुझे कभी मुख्यमंत्री बनने का कोई शौक होगा या नहीं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, मेरे दिमाग में पावर पोज़ीशन या मुख्यमंत्री का पद नहीं है। मेरे दिमाग में वो काम है, जो मैं कर सकता हूँ, बिहार में किसी भी तरह के बदलाव को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। और जैसा लोग चाहें, जैसा पार्टी चाहे, पहले पार्टी को जीतना है, इलेक्शन में बहुमत लाना है, क्योंकि हम किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे, चाहे वो प्री पोल हो या पोस्ट पोल हो। तो जैसा प्रशांत किशोर कहते हैं, या तो हम अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे। तो अगर हम अर्श पे रहे तो सरकार बनाएंगे और फिर पार्टी के लोग तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बने, क्या बने। हमारे ख्याल से तो प्रशांत किशोर सबसे आइडियल आदमी है जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री बनने चाहिए। मतलब आप प्रशांत किशोर को मानते हैं कि आगे? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए सर कि आप हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, तुर्की, न जाने कितनी-कितनी भाषाएँ आप जानते हैं। लेकिन क्या जब आप बिहार के रैलियों में जाएँगे, तो भोजपुरी में का हाल बात रख के संबोधित कर पाएँगे? हाँ, हाँ, क्यों नहीं? मैं बिहार की लगभग हर भाषा को कहना चाहिए लगभग 100% समझता हूँ। ओके। लगभग 100, चाहे वो भोजपुरी हो, मगही हो, क्योंकि मैं नेतरहाट का पढ़ा हूँ और मेरे सारे दोस्त जो स्कूल में थे वो बिहार से थे। तो कोई मगही बोलता है, कोई मैथिली बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है। मैथिली तो मेरी अपनी भी भाषा होनी चाहिए और मैं अच्छी बोलता भी हूँ। लेकिन बाकी भाषाओं को भी मैं समझता हूँ, कोई बोले तो मुझे समझने में कोई परेशानी नहीं। और थोड़ी बहुत मगही, भोजपुरी तो मैं खुद भी बोल ही सकता हूँ। मतलब टूटी-फूटी भोजपुरी और मगही और इस तरह के अंगिका सब कुछ मैं बोल सकता हूँ। एक बार मैंने किसी से बात सुनी तो मैं उसको बोल सकता हूँ। यही मैंने ज़िंदगी भर किया है, क्योंकि जिस भी देश में मैं रहा हूँ, मैंने पहले 6 महीने वहाँ की भाषा को सीखने में लगाया है। क्योंकि मेरा विश्वास है कि भाषा को सीखने से आप उस कल्चर को समझते हैं। भाषा कल्चर का, उस देश का या उस समूह के कल्चर को जानने और समझने का एक बहुत महत्वपूर्ण ज़रिया है। अगर आपने भाषा नहीं सीखी, तो आपको उस कल्चर को समझने में बड़ी दिक्कत आएगी। वो आदमी कैसे सोचता है, क्या कहता है, कुछ समस्या आने पर वो कैसे बिहेव करेगा, ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। अब भाषा का विवाद भी सब देश में चल रहा है। आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र में पीटे जा रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये केवल राजनीतिक स्टंट है। वो लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, वो भी राज्य में राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह की गलतियां किए जा रहे हैं। मैं तो कहूँगा ये गलतियां ही है। हमने, गवर्नमेंट ने शुरू से ही 3 भाषा की पॉलिसी बनाई है। उसमें मातृभाषा है, अंग्रेजी है और एक हिंदी है। इसमें कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए लोगों को ये एक्सेप्ट करने में। लेकिन मेरा अपना, ये तो मैंने थ्योरी की बात कही, मेरा अपना ये मानना है कि भारत से संस्कृत भाषा लुप्त नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसी भाषा है जिसे हर किसी को सीखना जरूर चाहिए। अगर आप ध्यान दें तो चाहे वो मलयालम हो, तमिल हो, तेलुगु हो या कन्नड़ हो, महाराष्ट्रियन हो, मराठी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, इतने शब्द डायरेक्टली संस्कृत से आए हुए हैं कि आश्चर्य होता है। और संस्कृत को अगर लोगों में प्रचलित किया जाए तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। संस्कृत
ठीक से पढ़े हैं आप सर? बहुत अच्छे से पढ़े हैं, बहुत पसंद करते हैं। और आज भी जब मैं यूक्रेन में था, तो एम्बेसडर होते हुए, राजदूत होते हुए, मैं वहाँ एम्बेसी में संस्कृत के क्लास लिया करता था। यूक्रेनियन जनता को मैं संस्कृत पढ़ाया करता था। और सरप्राइजिंगली हमने जब इसका एडवर्टाइजमेंट दिया वहाँ लोकल पेपर्स में, तो सोचा कि कितने लोग आएंगे, शायद 20, 25, 50 लोग इंटरेस्टेड होंगे संस्कृत में। पहली क्लास के दिन 800 लोग आए थे और हमारे पास उनको बिठाने की जगह नहीं थी। तो और उसके बाद वो क्लास इतना सक्सेसफुल हुआ कि हमें उसको 200-200 के बैचेस में तोड़कर क्लासेस चलाने पड़े। तो मैंने संस्कृत को जिया है, मैंने पढ़ा है, जिया है, और मैं आज भी संस्कृत को ये क्रेडिट देता हूं कि मैं हिंदी इतनी शुद्ध तरीके से बोल सकता हूं, क्योंकि मैं जो हिंदी बोलता हूं वो कोई बाहरी हिंदी नहीं है, वो शुद्ध हिंदी है केवल। और वो केवल इसलिए है कि मेरी संस्कृत अच्छी है, मैं संस्कृत को बहुत करीब से जानता हूं। कैसे दिमाग में आया सर कि संस्कृत का क्लास वहां पर शुरू किया जाए यूक्रेन में? क्योंकि संस्कृत भारतीयता की एक निशानी है, और भारतीय एम्बेसी के कल्चर विंग का ये काम होता है कि भारतीय कल्चर को विदेशों में फैलाया जाए। तो जैसे योगा है, जैसे बाकी चीजें हैं, वैसे ही संस्कृत भी भारतीयता की पहचान है। तो इससे ये सोचकर दिमाग में आया कि देखें क्या होता है, संस्कृत की क्लासेस एम्बेसी में शुरू किया जाए। हमने पहले वहां लोकल संस्कृत टीचर्स ढूंढे, 2-4 यूक्रेनियन थे जो संस्कृत की कुछ पढ़ाई की थी, लेकिन उनसे जब मैंने बात की तो लगा कि वो नौसिखुआ हैं, उनसे किसी को अगर संस्कृत सिखाया जाए तो लोगों में इंटरेस्ट नहीं आएगा। और जब मैंने संस्कृत पढ़ाना शुरू किया तो मतलब लोगों में इतना उत्साह था कि वो देखते बनता था। सर आप आईआईटी में पढ़े, आपने आईएफएस किया और आप संस्कृत को इतना तरजीह दे रहे हैं। आज के बच्चों में संस्कृत को लेकर के या हिंदी को लेकर के एक हीन भावना जैसी दिखाई देती है। इसके पीछे कौन सा विज्ञान काम कर रहा है, कौन सा माइंडसेट काम कर रहा है? इसके पीछे केवल एक कमी है, हमारे शिक्षक सही नहीं है। हर स्कूल में 6th ग्रेड ऑनवर्ड्स, हर स्कूल में अगर हर शिक्षक बच्चों को 1-2 संस्कृत के श्लोक बताया करे, देखिए कैसे जागृति आती है और कैसे इंटरेस्ट बढ़ता है। हर शिक्षक को केवल इतना अगर खुद भी समझ में आ जाए, आज तो शिक्षकों को खुद ही नहीं मालूम है। मैं जब भी बच्चों से मिलता हूं किसी स्कूल या कॉलेज में, मैं अपनी बात शुरू करता हूं इससे कि शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, शिक्षा क्यों कोई ले। संस्कृत में हमें, जब हम 7वीं कक्षा में थे तो हमारे संस्कृत के शिक्षक ने ये हमें बताया था। संस्कृत का एक श्लोक है जिसमें कहता है, विद्या ददाति विनयम, विनयात् दाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। शिक्षा का मूल उद्देश्य विनयशील बनना है। अगर आप विनयशील नहीं हैं, चाहे आपने पीएचडी ले लिया हो, आप शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा का मतलब ही है कि आप विनयशील बने, क्योंकि अगर आप में विनय है तो विनयात् दाति पात्रता, उससे आप में कैपेबिलिटी बढ़ती है। किस चीज की? पात्रत्वात् धनमाप्नोति, पात्रता होने से धन और फेम, मनी और फेम दोनों आता है। धनात् धर्म, यदि आपके पास धन नहीं तो आप सही रास्ते पर कैसे चलेंगे? और धर्म का मतलब सही रास्ते पर चलना है। धनात् धर्म ततः सुखम, अगर आप धर्म के रास्ते पर चले तभी आप सही सुख पा पाएंगे। ये है शिक्षा का डेफिनेशन। अगर हर स्कूल में हर शिक्षक अपने बच्चों को इस तरह से शिक्षा के बारे में बताए तो देखिए कैसे लोगों में संस्कृत के प्रति जागृति आती है। बिल्कुल, एक बहुत अच्छा राह आपने जो है दिखाया, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे टीम के लोग इसको जरूर हाईलाइट करेंगे और अच्छे से जो है
ये बताइए सर कि अगर हम लोग शिक्षा पे बात कर रहे हैं, संस्कृति पे बात कर रहे हैं, आप विदेश के कई देशों में रहे, कहाँ पर आपको अनकंफर्टेबल फील हुआ, जहाँ आपको लगा कि थोड़ा अनकंफर्टेबल जैसा है, यहाँ के लोग जो है उस तरह के नहीं है जैसा कि होना चाहिए? नहीं, ऐसा तो मुझे कहीं भी नहीं लगा। मैं बहुत अलग तरह के देशों में रहा हूँ। ईरान, जहाँ पे अभी इतनी प्रॉब्लम है, टर्की जो कि इस रीजन का के बीच में है, यूक्रेन जहाँ पे इतने दिनों से यहाँ बमबारी चल रही है, म्यांमार जहाँ पे एक मिलिट्री शासन रहा है और इतना ज्यादा प्रॉब्लम है। इन सारे देशों में भी मैंने केवल एक बात पाई और इसका प्रैक्टिस किया। भारतीयों में और इन देश के लोगों में डिफरेंसेस मत ढूंढो, समानताएं ढूंढो। और हर जगह, चाहे वो कोई भी देश हो, आपको भारतीयों में और उस देश के लोगों में इतनी समानताएं मिलेंगी कि आप आश्चर्य करेंगे। चाहे वो लैंग्वेज के नाम पे हो, चाहे कल्चर के नाम पे हो, चाहे एंसेस्ट्रल लिंकेजेस के नाम पे हो, इतनी ज्यादा समानताएं हैं कि आप आश्चर्य के। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। चाहे बेलारूस हो, चाहे यूक्रेन हो, फायर को क्या कहते हैं पता है? आगुन, जो अग्नि से आया है, आगुन। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो समानताएं ढूंढिए, डिफरेंसेस मत ढूंढिए, उसकी जरूरत नहीं है। व्यवस्थाएं मजबूत हो जाएंगी, उससे सब कुछ मजबूत होगा। अच्छा, एक चीज और है सर, अगर बिहार के नेताओं को कोई बॉलीवुड फिल्म का किरदार देना हो, जिसमें लालू प्रसाद यादव है, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, तो इनको आप किस रोल में कास्ट करेंगे? हीरो के रूप में, विलेन के रूप में और कॉमेडियन के रूप में, तीनों को आप हमें फंसा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ये कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ कहना कंट्रोवर्सी नहीं होगी। लालू जी ने अपनी पूरी राजनीति कॉमेडी पे की है, तो उनके लिए कॉमेडियन का रोल सबसे अच्छा है। नीतीश बाबू हीरो से जीरो बन गए, तो वो हीरो से विलन के रूप में आएंगे। और तेजस्वी बाबू, उनके बारे में क्या कहें? उनको तो मैं किसी रोल में देखता नहीं, और कम से कम हीरो तो नहीं है। उनकी राजनीति को आप कैसे देखते हैं? कैसे देखते? मैं तो यही कहूंगा कि वो लोगों को ठगने के लिए एक बार फिर से प्रयास कर रहे हैं। जैसे उनके माता पिता ने 15 साल तक बिहार की जनता को ठगा, अब इस बार तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि बिहार की जनता को ठगा जाए। आपने कहा, या आपकी पार्टी जो जनसुराज है, इसने कहा कि सत्ता में आते ही 1 घंटा में शराबबंदी हटा दी जाएगी, उससे मिलने वाला राजस्व जो है वो एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा, ये आपकी पार्टी का ये। क्या यह बोल्ड दावा जो 2025 का है, इसके बिहार के सियासत में तहलका मचाएगा? और क्या तहलका मचाएगा, या इससे विपक्ष जो है सियासी शराब पर कंट्रोल करना शुरू करेगा? अब विपक्ष क्या करे, हमको उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। और जहां तक शराबबंदी को बंद करने का है, हम तो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो सरकार बनने के 15 मिनट के भीतर ये हमारा ऑर्डर निश्चित रूप से निकलेगा कि शराबबंदी बिहार से हटाई जा रही है। दूसरा, जो 20,000 रुपए की सेविंग के बारे में आपने कहा, वो तो एक उदाहरण दिया गया था कि उस 20,000 करोड़ रुपए से हम क्या क्या कर सकते हैं। उसमें एक एग्जाम्पल ये था कि हम चाहें तो, जैसा हमने आपको पहले कहा कि एक साल में 543 नेतरहाट टाइप के स्कूल बनाए जाएंगे, एक साल में 534 स्कूल, हर ब्लॉक में एक स्कूल बनाने में लगभग 15,000 रुपए खर्च होंगे। ये आकलन है, ठीक है? तो वो तो एक उदाहरण था जी। अच्छा, ये बताएं सर कि शराबबंदी से कुछ आपको बेनिफिट दिखाई देता है? शराबबंदी से अगर बेनिफिट होता
तो भारत में केवल बिहार में ही क्यों शराबबंदी होती, या केवल बिहार या गुजरात में क्यों शराबबंदी होती? हर राज्य चाहता, अगर फायदा ही है तो हर राज्य चाहता कि हम इस फायदे से लाभ उठाएं। ऐसा तो है नहीं। बिहार में, मैं गुजरात या किसी और राज्य के बारे में बात नहीं करूंगा, बिहार में शराबबंदी लागू करने के पीछे भी सरकार की वो नाकामयाबी है जिसके कारण यहां कानून व्यवस्था इतनी बुरी हालत में है। अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था सही हो जाए तो सरकार शराबबंदी करने की क्या जरूरत है? लोग अपने आप समझ जाएंगे कि शराब पीकर हम गाड़ी नहीं चला सकते, शराब पीकर हम इधर उधर लुढ़क नहीं सकते, नालियों में गिर नहीं सकते। अगर ऐसा करेंगे तो कानून व्यवस्था हमको उठाकर जेल में डाल देगी, हम पर फाइन करेगी। कितना मुश्किल है इसको कानून में लाना अगर आपके कानून व्यवस्था से भ्रष्टाचार हटा दिया जाए तो। बिहार सरकार कानून व्यवस्था में अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए शराबबंदी लागू कर रही है और बड़े बड़े ढोल पीट रही है। माननीय नीतीश कुमार का कहना है कि इससे महिलाएं बहुत खुश हैं और वो मुझे वोट करेंगी। वो केवल इनिशियल पीरियड में एक यूफोरिया था। आज की तिथि में जितनी महिलाएं, पर्टिकुलरली दलित वर्ग की, अति पिछड़ों की, मुस्लिम पिछड़ी जातियों की, इतनी ज्यादा महिलाएं इतनी प्रताड़ित हैं जिनका हिसाब नहीं। ऐसा क्यों हुआ है? 6 लाख लोग पकड़े गए शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के लिए। उसमें 5 लाख लोग जिनके पास पैसे थे वो निकल गए, उनको रिहा कर दिया गया। जो 1 लाख बच गए, वो ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, रिहा होने के लिए भी पैसे, जमानत के लिए भी पैसे नहीं है। उनकी वाइफ, उनकी बच्चियां, उनकी माताएं हर रोज थाने जाती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, जेलों का चक्कर लगाती हैं। सोचिए उनकी जिंदगी कितनी बद से बदतर होती गई है। शराबबंदी से क्या आप ये दे रहे हैं महिलाओं को? ये बताइए सर कि 2024 में उपचुनाव हुआ था, इससे जनसुराज ने अपना पहली बार उम्मीदवार उतारा था, कुछ विवाद भी हुए इसमें। इस उपचुनाव से शुरुआत तो हो गई, 2025 में पार्टी ने उससे कुछ सबक लिया है और लेकर कुछ प्लान क्रिएट किया है और आगे का बहुत ज्यादा, बहुत से सबक हमने सीखे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये जनता को, सबको समझने की जरूरत है कि उपचुनाव में हमें चुनाव चिन्ह 1 नवंबर को मिला था, 1 नवंबर 2024, और 11 नवंबर 2024 को चुनाव प्रचार बंद कर दिया गया था क्योंकि 13 को चुनाव थे। इस बीच में दिवाली भी आई, छठ भी आया, तो वर्चुअली हमें 8 या 9 दिन का वक्त मिला था अपने चुनाव चिन्ह को लोगों तक पहुंचाने में। केवल 8 या 9 दिन में हमने 10% वोटर्स को चुनाव चिन्ह ये बता दिया, उन्होंने माना, याद रखा और वोट किया। ये क्या कम बड़ी बात है? इस बार हमें चुनाव के 4 महीने पहले अपना चुनाव चिन्ह मिला है। सोचिए, अगर हम 8-9 दिन के चुनाव प्रचार में 10% वोटर्स को अपनी तरफ ला सकते हैं तो 4 महीने में हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सोच सोचकर सारे राजनीतिक दल अपना नींद उड़ा रहे हैं। एक बड़ी बात है, 243 सीटों पे आपका पूरा प्लान फिक्स है? बिल्कुल, सब जगह। सीट की उम्मीद करते हैं जरा? वो तो जनता के हाथ में है और हमारे पास हर मिनट काउंट करता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, हमें जनता को समझाने के अभियान में जुड़ा हुआ होना है। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम समझाने में सफल होते जा रहे हैं। तो हम बाकी पार्टियों के लिए नहीं है की तरह नहीं है कि हम सोए हुए हैं, जब चुनाव आएगा 15 दिन पहले हमारे उम्मीदवार जाएंगे, सब जगह पैसे बांट देंगे और लोगों को लुभा कर वोट खरीद लेंगे, या गुंडागर्दी करके कुछ लोगों को डरा धमका कर वोट देने से मना कर देंगे और अपने साथियों को जाकर वोट दिलवा आएंगे।
हम उस तरह की राजनीति नहीं करते हैं। हमारा काम है लोगों को समझाना कि किस तरह से आपको धोखा दिया जाता रहा है और इस बार वो धोखा मत खाना। ये मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। इसके लिए हमें एक ही दरवाजे पर 3 बार, 4 बार, 5 बार जाकर उनको टटोलना है, उनको बताना है। ये काम होता जा रहा है। हमारे यहाँ आज लगभग हर दिन 1000 मीटिंग्स हो रही हैं। गांव में कम से कम 1000 मीटिंग आज भी हो रही है। इतने हजार लोगों को हम अपना संदेश देते जा रहे हैं। तो हमारे लिए तो 4 मंथ, 3 मंथ जो बच गया है, बहुत बड़ा समय है। तो हमसे अभी मत पूछिए कि कितने सीट आएंगे, उस दिन पूछिए जब वोटिंग होगी, तब हम आपको बताएंगे। अच्छा, ये बताएं सर कि प्रशांत किशोर ने कहा कि हमसे ज्यादा काबिल आप हैं, इसके पीछे का उनका तर्क क्या रहा? नहीं, देखिए, ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने कहा कि हम ज्यादा काबिल हैं उनसे। लेकिन मैं आज भी मानता हूं, मैं अपनी पिछली जिंदगी में जो था वो तो था, जो कुछ मैंने किया वो मेरी पिछली जिंदगी थी। अब जो जिस राह पर मैं हूं उसमें प्रशांत किशोर जैसे लोग मेरे लिए मेंटोर का काम करते हैं, मेरे लिए शिक्षक का काम करते हैं। वो मुझे बताते हैं कि आगे की राह पर कैसे चलना है। उनका तो कहना है कि, या लोगों का कहना है कि आपको सियासी एम्बेसडर बना के लोगों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। वो ठीक है, वो उनकी अपनी नीतिगत जो रणनीति थी उसके अनुसार समाज को 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें दलित सबसे नीचे आते हैं। और उनके प्लान के अनुसार, उनकी रणनीति के अनुसार उन्होंने सोच रखा था कि दलित समुदाय को सबसे पहले ये मौका दिया जाए। उसके तहत अगर उन्होंने मुझे चुना तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जहां तक अंबेडकर बनने का सवाल है, अंबेडकर अपने जमाने में जो नेता थे और उनकी जो पर्सनालिटी आज भी कायम है, उसके आगे हम लोग क्या है? हम लोग तो एक छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं। अगर हम उनके आइडियल तक पहुंच भी जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, प्रशांत किशोर के साथ मिलकर आपका कोई मास्टर स्ट्रोक क्या मन में चल रहा है? मास्टर स्ट्रोक तो एक ही है, वो ये कि बिहार को बदलने के लिए जादू की छड़ी कहां से लाया जाए, कैसे मिलेगी वो चीज, क्या करें। और उसमें सीधी सी सिंपल सी बात है, कहां से लाएं वो शुद्ध हृदय के लोग जिनको हम अपना विधायक और मंत्री बनाए। यही है मास्टर स्ट्रोक। इसमें आपकी कितनी बड़ी भूमिका है? मैं तो एक अभी राजनीति का की शुरुआत करने वाला आदमी हूं। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। और अध्यक्ष होने के नाते जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो जिम्मेदारियां मुझे दी गई हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका अच्छे से निर्वाह किया जाए और लोगों को, जनसुराज के कार्यकर्ताओं को मेरे अध्यक्ष होने से कोई शर्म नहीं महसूस हो, गर्व हो, ऐसा कुछ काम किया जाए। आपने विदेशों में भी भारत का गौरव बढ़ाया है, उम्मीद है जनसुराज का भी अपनी पत्नी बढ़ा रहा है। अगर आपने पूरी दुनिया को देखा है, अगर बिहार को विश्व स्तरीय बनाना हो और उसमें 2 आपको ऑप्शन दिया जाए, एक मिनी स्विट्जरलैंड और एक मिनी जापान, तो आप किस तरफ जाना चाहेंगे, कैसा बनाना चाहेंगे? देखिए, दोनों ही सिमिली जो है वो उचित नहीं है। स्विट्जरलैंड एक नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ देश है, जहां का मेन स्टे 2 ही है, बैंकिंग सिस्टम और पर्यटन। दूसरी तरफ जापान को देखें तो वो इतना ज्यादा सिस्टमैटिक देश है कि उसकी तो हम अपना लक्ष्य भी उसको नहीं बना सकते। बिहार की अभी की हालत से बिहार को एक विकसित बिहार बनाने के लिए बिहार ही रहने देने की जरूरत है। यहां
जो मॉडल बनकर निकलेगा वो किसी भी दूसरे मॉडल से अलग होगा, इसकी गारंटी देते हैं। क्योंकि किसी मॉडल को फॉलो करके बिहार कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बिहार में जो खेत खलिहान है, बिहार की जो आबो हवा है, बिहार में जो बाढ़ की समस्या है, बिहार में जो गंगा के बीच में बड़े बड़े दियारा हैं, वो देश में किसी और राज्य में नहीं है। उनको कैसे यूज करें? क्या प्लान है आपके दिमाग में इसको लेकर? बहुत सिंपल सा प्लान है। प्लान बहुत सिंपल है, एग्जीक्यूशन बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। 2 दियारा पटना के आसपास हैं, एक राघोपुर का और दूसरा दीघा के पास का, पता नहीं नाम किस नाम से जानते हैं। दोनों दियारा इतने बड़े बड़े हैं साइज में कि उसमें पूरा न्यूयॉर्क शहर समा जाए, पूरा न्यूयॉर्क शहर। और अगर सही से प्लानिंग किया जाए तो बिहार के बगल में गंगा नदी की गोद में 2 ऐसे बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन टाउन द्वीप के तरह खड़े किए जा सकते हैं जिसका कोई सानी नहीं है, जिसका कोई सानी नहीं है। बहुत बड़े बड़े सपने हैं जो बन सकते हैं, जिनको जमीन पर उतारना मुश्किल नहीं है। एक मौका मिले। अच्छा, ये बताइए सर कि आपकी पार्टी ने कहा है कि 3 महीने में बिहार से भ्रष्टाचार को खत्म करें। जी, भ्रष्टाचार, यहाँ पर इतने सारे जो हत्याएं हो रही है, क्या ये लगता है कि जमीनी हकीकत बन पाएगा? ओ बहुत आसान है। फिर से मैं कह रहा हूं, आज या तो बिहार में या कहीं भी, बिहार की बात करते हैं, बिहार में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की कमी के पीछे केवल विधायक और मंत्री हैं। ये पॉलिटिकल है। क्यों? सुन लीजिए, समझ लीजिए। चुनाव हुआ, हर आदमी जो चुनाव लड़ता है 7 से 10 करोड़ आज लगा रहा है। हो सकता है इस बार जो जीता वो 1-2 चुनाव और लड़ चुका है और हार चुका है, 5-7 करोड़ और खर्च किया हुआ है। तो इस बार जैसे ही वो जीता, विधायक बना और उसकी सरकार, उसकी पार्टी की सरकार अगर बन गई तो वो मिनिस्टर भी शायद कुछ लोग बनेंगे। तो उस मिनिस्टर और विधायक के मन में पहला ख्याल क्या है? कैसे वो 10-20 करोड़ जो खर्च किए हैं उसकी उगाही कैसे की जाए? कहां से आएंगे वो पैसे? वो अपने ठेकेदारों से लेगा, वो अपने सीनियर ऑफिसर से लेगा, सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर से लेगा, ठेकेदार अपने सिविल इंजीनियर और चीफ इंजीनियर से लेगा। पूरी की पूरी भ्रष्टाचार की जो तंत्र है, शुरुआत कहां से हुई? विधायक और मंत्री से। अगर विधायक और मंत्री बदल जाएं, शुद्ध मन के आ जाएं, जो भ्रष्टाचार ना शुरू करें अपने यहां से, कितना समय लगेगा इनको रोकने में? आज वो कुछ रोक नहीं सकते हैं क्योंकि उनको कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है। जब वो खुद पैसे लेते हैं तो किस आदमी को कहेंगे कि तुम पैसे मत लो? किस मॉरल अथॉरिटी से कहेंगे वो? अगर बिहार से भ्रष्टाचार हटाना है तो विधायकों और मंत्रियों को भ्रष्टाचार रहित करना पड़ेगा और उसके लिए चुनाव व्यवस्था में परिवर्तन लाने की जरूरत है, थी और रहेगी। किसी भी राजनीतिक दल में ये कुवत नहीं है, ये मेंटल कैपेसिटी नहीं है कि वो चुनाव की प्रक्रिया को बदल दे। जब तक चुनाव की प्रक्रिया नहीं बदलेगी, बिहार से भ्रष्टाचार नहीं जाएगा। जनसुराज ने क्या किया? हमने कहा कि हम ऐसे उम्मीदवार खड़ी करेंगे इन चुनाव में, ऐसे काबिल उम्मीदवार खड़ी करेंगे जो मन से शुद्ध हो, जनता के बीच पॉपुलर हो, जनता उनको चुनकर कहे कि हाँ, हमारे समाज से ये आदमी आना चाहिए। अगर ऐसा काबिल उम्मीदवार हमें मिला, आदमी या औरत, तो उसकी जितनी काबिलियत है वो उतना चुनाव में लगाए। 5 लाख रुपए खर्च करने की काबिलियत है, 5 लाख लगाए। 50 लाख खर्च करने की काबिलियत है, 50 लाख लगाए। बाकी ऐसे काबिल उम्मीदवार को जिताने की जिम्मेवारी जनसुराज पार्टी लेती है।
केवल एक उम्मीद से, केवल एक उम्मीद से कि अगर वो जीता और मान लीजिए जनसुराज की सरकार बनी, कुछ उसमें से मिनिस्टर बने, तो हमारे जनसुराज के विधायक और मिनिस्टर के मन में पहला ख्याल भ्रष्टाचार का ना हो, पहला ख्याल पैसे उगाही करने का ना हो। और अगर ऐसा हम कर पाए, जब भी करेंगे, तो बिहार से भ्रष्टाचार 3 महीने में निकलेगा। अगर हमारा मंत्री, हमारा मुख्यमंत्री, हमारा सब विधायक भ्रष्टाचार मुक्त रहा 3 महीने। आज क्या हो रहा है, एक हवलदार को उसका एसपी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हवलदार विधायक के साथ उठता बैठता है। विधायक, ये हवलदार मंत्री का आदमी है, और हवलदार को कुछ हुआ तो मंत्री के यहां से फोन आएगा एसपी को। इमेजिन कीजिए अगर ये लिंक टूट जाए, हर विधायक जान ले कि किसी भी तरह का हम इस तरह की धोखाधड़ी नहीं करेंगे, हर मंत्री जान ले कि हम किसी भी सीनियर ऑफिसर को इस तरह से परेशान और एम्बैरस नहीं करेंगे। कितना समय लगेगा भ्रष्टाचार को हटाने में? 3 महीने से ज्यादा नहीं। क्या इसे हम आईएफएस स्टाइल प्लान कर सकते हैं? नहीं, इसे आप जनसुराज स्टाइल प्लान कह सकते हैं। ये जनसुराज की सोच थी, उसमें तो मैं एक हिस्सा बना हूं। जनसुराज को समझकर, जानकर मैं उनकी बात कह रहा हूं। जनसुराज के जितने दावे हैं, इसको आप मानते हैं कि पूरी तरह से यथार्थ है? अगर जैसा मैंने आपको अभी बताया, हर चीज संभव है। यहां बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है? भ्रष्टाचार के कारण। यहां नदियों में बाढ़ क्यों नहीं रुक रही है? भ्रष्टाचार के कारण। यहां हर रोज मर्डर क्यों हो रहे हैं? कानून व्यवस्था की कमी के कारण। तो हर चीज जिससे आज बिहार और बिहारी परेशान हैं, उनके पीछे किसी न किसी तरह से भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की कमी है। इन दोनों को आप ठीक कर दीजिए, पूरा बिहार स्वर्ग बन जाएगा। वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, अभी के समय में आप उनको कैसे देखते हैं? अब वो बेचारे कहे जाने चाहिए। वो एक बहुत काबिल नेता थे, इसलिए मैंने पहले कहा वो हीरो से विलेन बन गए। वो काबिल नेता थे, लेकिन अब वो बेचारे बन गए। उन्हें खुद ब खुद हट जाना चाहिए था बहुत पहले। स्लोगन तो चल रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। अगर बिहार के लोगों को 5 साल और कुचाने की जरूरत महसूस हो रही है, तो ले आइए नीतीश बाबू को। यह आप पर डिपेंड करता है। जो लोग ऐसा कहते हैं वो 5 साल और कुचवाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, तो आप लाइए उनको। कांग्रेस को बिहार में आप कैसे देखते हैं? डेड, मरा हुआ। क्या कुछ राहुल गांधी की इस यात्रा से कुछ कांग्रेस पार्टी? कुछ भी नहीं होने वाला। कांग्रेस पार्टी के ना तो जमीनी वर्कर्स हैं, ना सपोर्टर्स हैं, ना समर्थक हैं, कोई नहीं है। कहां से आएंगे उनको वोट? मुस्लिम समझ गए हैं कि वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। दलित समझ गए हैं कि कांग्रेस के पास कोई प्लान नहीं है उनको उठाने के लिए। कौन देगा उनको वोट? एमवाई समीकरण के विकल्प में आप कैसे देखते हैं? चाहे कोई भी समीकरण हो, जनसुराज जो कह रही है उस पर ध्यान दीजिए। हम किसी समीकरण पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को जगाने के लिए आए हैं। अगर लोग जगे तो सरकार जनता की, अगर लोग अभी भी नहीं जगे तो 5 साल और थुराइए। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे पॉडकास्ट करके। धन्यवाद। समय हमने लिया, बहुत अच्छा आपने बताया। एक तो इतनी अगर आपका इजाजत तो और ले लें, क्योंकि आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। बताइए। मुझे लगता है कि ये कर लेना चाहिए, आपसे बात कर ही लेना चाहिए। तेजस्वी यादव कहते हैं कि जनसुराज कोई पार्टी नहीं है, कोई ये नहीं है और कोई तरहीज नहीं है। इस पर आप क्या बोलेंगे, उनको क्या समझते हैं? डरे हुए हैं वो, बुरी तरह डरे हुए।
जब प्रशांत किशोर जी ने अपनी पदयात्रा शुरू की थी तो सब लोग उनको डिसमिस करते थे, छोड़ो 2 महीने में खत्म हो जाएगा, 3 महीने में खत्म हो जाएगा। आज जो जन सैलाब प्रशांत किशोर के और जनसुराज पार्टी के साथ है, उनके पीछे है, उसको देखकर तेजस्वी यादव की नींद उड़ती जा रही है। तो डर के मारे वो तरह तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं। अच्छा, बिहार में उद्योग के लिए अपने एक बात करें, उद्योग का क्या प्लान है, कैसे उद्योग लगाएंगे? अभी तक तो नहीं लगा। उद्योगों के बारे में पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे उद्योगपति इसलिए नहीं आ रहे हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है और हर किसी को डर लगता है कि अभी जो हत्या हुई खेमका साहब की, उसकी तरह उनकी हत्या नहीं कहीं हो जाए। तो एक तो कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार एक रीजन है, जो सबसे बड़ा रीजन। दूसरा, सरकार के पास ऐसी नीति ही नहीं है कि इंडस्ट्रियलाइज कर सके बिहार को। पाटलिपुत्रा में आपने इंडस्ट्रियल जोन बनाया, 25 साल, कितने साल पहले बने, 15 साल पहले शायद बनाया। 100 कंपनियां आई, धीरे धीरे उन सबको प्रशासन ने मार मार कर और तरह तरह के उलाहने देकर, तरह तरह के बिल थमाकर इतना परेशान किया कि सब भाग गए और वो सारे लैंड भूमाफिया को मिल गया। तो ये सब की साठगांठ थी और आज मुश्किल से 10-12 जेन्युइन इंडस्ट्रीज वहां बच गई है। तीसरी बात, अब बिहार में, पटना में या कहीं भी एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करें क्या, कहां, जगह ही नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक बहुत यूनिक प्रोग्राम है। मैं एक देश में रहा, हॉलैंड, 3.5 साल रहा। हॉलैंड के बारे में पता नहीं कितने लोग जानते हैं। 600 साल पहले वो देश छोटा सा था, क्योंकि समुद्र था और पूरा देश समुद्र से नीचे था। समुद्र यहां है, देश यहां है। 600 साल पहले उन लोगों ने समुद्र पे बांध बना दिया, समुद्र पर बांध बना दिया और लैंड रिक्लेम कर लिया। इतना ही नहीं, इतने पावरफुल बन गए कि आधी दुनिया में उनकी कॉलोनी थी, इंडोनेशिया तक उनकी कॉलोनी थी, हॉलैंड में डच कॉलोनी। ठीक है, हॉलैंड 600 साल पहले समुद्र को बांध के लैंड रिक्लेम कर सकता है। बिहार में जो नदियां 1 किलोमीटर के बदले 8 मीटर में बह रही हैं, आप उनको क्यों नहीं रिक्लेम कर सकते? नदियों ने इतनी जमीन अपने में बर्बाद करके रखी हुई है कि उसको आप बांध दीजिए 1 किलोमीटर में और बाकी की लैंड आप रिक्लेम कर लीजिए। आपको हजारों इंडस्ट्री बैठेंगी, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स निकलेंगे, रेजिडेंशियल प्लॉट्स निकलेंगे। किसानों को आप जमीन दे दीजिए, भूमिहीनों को घर दे दीजिए, घर के लिए 3 डेसिबल जमीन। कितने लोगों को आप देना चाहते हैं, दे के दिखाइए। जमीन नहीं चुकेगी, इतनी ज्यादा जमीन नदियों के पास है, उनसे लेने की जरूरत है। विजन तो दिखाई दे रहा है सर, और बहुत प्रभावित हैं हम लोग। चलिए, आज के पॉडकास्ट बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे।